दरअसल अभ्यंत विकेशी ग्रह के रंवापुर नाम के गांव में था। अभ्यंत अपने ख्यालों में अब तक के हालातों का जायजा लिए आगे चल रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज देते हुए किसी ने कहा, तो फिर यहाँ आ गया। किसी इंसान की आवाज सुनकर अभ्यंत अपनी आदत के अनुसार तुरंत सतर्क हो गया और जब पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गया। उसके सामने कोई और नहीं, अमन खड़ा था। अमन को अपने सामने देख अभ्यंत ने पूछा, तुझसे मतलब? मैं क्या अब तुझसे पूछकर घर से बाहर निकलूं? अभ्यंत को इतनी बेबाकी से बात करता देखकर अमन को न जाने क्यों लेकिन कुछ अजीब लगा, क्योंकि पहले का अभ्यंत बहुत ही डरा सहमा सा रहता था, जिसकी आंख उठाकर बात तक करने की हिम्मत नहीं होती थी। वहीं अमन को इस वक्त अभ्यंत की आंखों में जरा भी डर नजर नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई। ये देख अमन अभ्यंत को गुस्से में धक्का देते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे ऐसे बात करेगा? सुबह तेरा क्या हाल हुआ भूल गया? पर जैसे ही अमन ने अभ्यंत को छुआ, अचानक अभ्यंत को कुछ हो गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया, उसे चक्कर से आने लगे। पर फिर उसकी आंखों के सामने सारा मंजर घूम गया कि अमन ने किस बेरहमी से असली अभ्यंत को मारा था। अभ्यंत को अपने अंदर कुछ अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा था। वहीं अमन को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। अमन ने अभ्यंत की क्या हालत देखकर अभ्यंत के शरीर में बसी शौर्य की आत्मा का पारा भी हाई हो गया। उसने गुस्से में कहा, आज सुबह किसी डरपोक धोखेबाज इंसान ने मुझ पर धोखे से वार कर मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गया, पर अब तू नहीं बचेगा। अभ्यंत की बात सुन अमन पहले तो चौंक गया कि उसे सब कुछ याद आ गया, पर वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुझे सच में लगता है कि तू मुझको मार पाएगा? इतनी हिम्मत कहां से आ गई तेरे में बे? सुबह की मार भूल गया क्या? चल कोई नहीं, मैं फिर से याद दिला देता हूँ। ये बोल उसने अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए जोर से कहा, प्रभंजन मुष्टिका तकनीक। जिसके बाद हवा का एक बवंडर तेजी से अभ्यंत की ओर चल दिया, जिसे देखकर अमन को लगा कि इस बार भी अभ्यंत पिछली बार की तरह उसके इस प्रहार से नहीं बच पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार जो उसके सामने खड़ा है वो कोई 16 साल का अभ्यंत नहीं है। अभ्यंत यानी कि शौर्य की आत्मा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अमन मैजिक कर सकता है, पर वो खुद नहीं कर सकता। अभ्यंत गुस्से में बोल तो बहुत कुछ गया था, पर फिर अचानक ही उसे जब ये बात याद आई तो वो डर गया और उसने खुद को बचाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। ऐसा होते ही उसके हाथ से कुछ अजीब सी शक्ति निकली और उसने अमन के वार को बेकार कर दिया। अपने वार को खाली जाता देखकर अमन की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने आश्चर्य से हकलाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा वार कैसे खाली जा सकता है? तुम्हें तो मैजिक स्पेल कास्ट करना नहीं आता था ना? अपनी ताकत देखकर अभ्यंत यानी शौर्य को भी हैरानी हुई, पर अपनी हैरानी छुपाते हुए बोला, तो मैं किसने कहा कि मुझे मैजिक स्पेल कास्ट करना नहीं आता है? मैं बस कभी करता नहीं, क्योंकि मुझे कभी इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन तुमने आज मुझे इसे यूज करने पर मजबूर कर दिया है, तो लो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जिसके बाद उसने मौका देखकर पीछे से अभ्यंत पर वार कर दिया। उन दोनों के बीच एक जादुई द्वंद शुरू हो गया, पर अभ्यंत को नहीं पता था कि अमन का दोस्त इस्माइल छुप कर देख रहा था और अमन को हारता देख वो अभ्यंत पर वार करने पीछे से आ गया। जैसे इस्माइल ने अभ्यंत पर अपने मुक्के से वार किया, अभ्यंत ने पीछे मुड़कर उसके हाथों को पकड़ लिया, जिसे देखकर इस्माइल की हैरानी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभ्यंत को उसकी मौजूदगी का कैसे पता चला। क्या उसे शुरू से ही मालूम था कि वो यहाँ अंधेरे में छिपा हुआ था? ये सोचकर उसने घबराते पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ अंधेरे में छिपा हुआ था? जिसे सुनकर अभ्यंत ने तंज कसते हुए कहा, बच्चे, जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो ना, उस स्कूल का हेड मास्टर था मैं, समझे? अभ्यंत की बात इस्माइल के जरा भी समझ नहीं आई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, अभ्यंत ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। जिसके बाद क्या हुआ था, वहां पर इस्माइल के चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। अब तक अमन और इस्माइल दोनों की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। साथ ही वो लोग अभ्यंत से इतना डर गए थे कि वहां से जल्दी से भाग जाना चाहते थे। उन्हें तबीयत से कूट लेने के बाद अभ्यंत ने अपना हाथ पीछे कर किसी राजा की तरह खड़े होते हुए कहा, आज मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने अगली बार मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम लोगों के जीवन की आखिरी गलती होगी, समझे? अब इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदलूं, तुम दोनों मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाओ। जिसे सुनकर अमन और इस्माइल वहां से हवा की तरह गायब हो गए। वहीं जब अभ्यंत को यकीन हो गया कि वो दोनों वहां से दूर जा चुके हैं, तो अभ्यंत तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांसें लेने लगा।
इस वक्त अभ्यंत के शरीर का हर एक हिस्सा दर्द से चीख रहा था। मैजिक स्पेल कास्ट करने से उसकी पूरी आंतरिक शक्ति खत्म हो गई थी। गहरी सांसें लेते हुए अभ्यंत ने अपने आप से कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा जादू भी कर सकता हूँ, पर शायद जादू करने से मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे और ज्यादा मजबूत होना होगा, वरना इस शरीर के साथ मैं अपने ग्रह पर कैसे जा पाऊंगा। और फिर मुझे अपने भाई को भी तो ढूंढना है, मैं यहाँ सारी जिंदगी नहीं रह सकता। कुछ देर ऐसे ही पड़े रहने के बाद अभ्यंत ने हिम्मत कर किसी तरह उठकर, तभी उसका पैर फिसल गया और वो एक पहाड़ी से गिर गया। वो तेजी से पहाड़ी से गिर रहा था। पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि वहां से गिरकर किसी का भी बचना नामुमकिन था। ये एहसास होते हुए उसके मुंह से निकला, अरे नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता, वहीं उस पहाड़ी से कुछ दूर एक कुटिया, जिसमें एक बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे से उसकी उम्र का अंदाजा लगा पाना मुश्किल था, बैठी अपनी साधना कर रही थी। लेकिन तभी उसकी आंख अचानक से खुली, जिसके बाद उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, नहीं। ये बोल वो जल्दी से पहाड़ी की तरफ चल पड़ती है। वहीं अभ्यंत नीचे गिरते वक्त काफी पेड़ों से टकराता है, जिससे उसे काफी गंभीर चोटें आई, पर वो एक तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। इस वक्त अभ्यंत काफी दर्द में था, जिसे महसूस कर उसने अपने आप से कहा, शायद मेरा पैर और हाथ की हड्डी टूट गई है। और भी कई जगह चोटें लगी हैं, जहां से खून पानी की तरह बह रहा है। अगर कुछ देर और ऐसा ही चला तो मैं यहीं मर जाऊंगा। जिसके बाद उसने हिम्मत जुटाते हुए अपने आप से कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता, मुझे कुछ करना होगा। ये बोल उसने अपने आप को हिलाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। खून ज्यादा बह जाने के कारण अब उसे बेहोशी छाने लगी थी। ये देखकर अभ्यंत ने अपने आप से कहा, क्या यही मेरा अंत है? जिसके बाद वो बेहोश होने लगा। लेकिन तभी आंखें बंद होने से पहले उसे लगा कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, जिसका चेहरा देखने से पहले ही उसकी आंखें बंद हो गई और वो बेहोश हो गया। जहां एक तरफ अभ्यंत जंगल में रात में बेहोश हो गया था, वहीं अगली सुबह रेनू जब उठी तो उसने सबसे पहले अभ्यंत के पास जाकर उसे देखने की सोची, क्योंकि उन्हें उसकी बहुत चिंता हो रही थी। कमरे में जाकर उन्होंने अभ्यंत को आवाज लगाते हुए कहा, अभी अभी बच्चे चलो उठो, देखो सुबह हो गई है। लेकिन अभ्यंत के कमरे से उन्हें कोई आवाज नहीं आई, जिसे देखकर जब वो कमरे में गई तो उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। ये देखकर उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हुआ, जिसके बाद रेनू ने चिल्लाते हुए कहा, सुनिए, अभी अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। रेनू की आवाज सुनकर शरद फौरन कमरे में आए, जहाँ रेनू परेशानी से इधर उधर अभ्यंत को ढूंढ रही थी। जिसे देख शरद ने कहा, अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो, बच्चा है, होगा इधर उधर। जिस पर रेनू जी ने घबराते हुए कहा, वही तो परेशानी की बात है शरद, कल के हादसे के बाद उसे कुछ भी याद नहीं है, वो इस वक्त बिल्कुल बच्चा है, ऐसे में सुबह सुबह कहाँ चला गया। ये सुनकर तो अब शरद को भी टेंशन होने लगी, क्योंकि कल रात रेनू जी ने शरद जी को भी अभ्यंत की याददाश्त जाने के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर उन्हें भी काफी झटका लगा था। वो अभ्यंत को ढूंढने बाहर निकल गए। जहाँ एक तरफ अभ्यंत के माँ बाप अभ्यंत को लेकर परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ अभ्यंत की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक टूटी पड़ी कुटिया में पाया, जिसे देखकर वो फौरन उठकर बैठा और अपने आप से कहा, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो पहाड़ी से नीचे गिरकर बेहोश हो गया था ना। हुआ क्या है मुझे? मैं जिंदा हूँ या मर गया? इसके आगे वो कुछ सोच पाता, तभी उसे कुटिया के एक कोने से किसी औरत की आवाज आई, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, तुम जिंदा हो, तुम्हें बहुत चोटें लगी हैं, इसलिए ज्यादा हिलो मत। आवाज सुनकर अभ्यंत तुरंत सतर्क हो गया और हमला करने के लिए तैयार होते हुए पूछा, कौन है उधर, सामने आओ। जिसे सुनकर उस औरत ने मुस्कुराकर पास आते हुए कहा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, तुम्हें भी ये अच्छे से पता है कि तुम फिलहाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इसलिए चुपचाप वापस लेट जाओ। अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो फिर तुम्हें बचाती क्यों? वैसे मुझे समझ नहीं आता कि एक आदमी एक ही दिन में 2 बार कैसे घायल हो सकता है। ये सुनकर अभ्यंत को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये बूढ़ी औरत कह क्या रही है, इसलिए उसने पूछा, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसे सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, अरे इतनी जल्दी भूल गए? कल सुबह ही तो मैंने तुम्हें बचाया था। अपनी जान बचाने वाले को इतनी जल्दी भुलाना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है बच्चे। ये सुनकर अभ्यंत ने अपने आप से कहा, ओह, इन्होंने मुझे कल बचाया था। वहीं अभ्यंत को अपनी सोच में गुम देख उन्होंने जल्दी से अभ्यंत के मुंह में एक गोली डाल दी। इससे पहले कि अभ्यंत कुछ समझ पाता, उसे गले में एक तेज जलन होने लगी, जिसे महसूस कर अभ्यंत दर्द से तड़प उठा और चिल्लाते पूछा, ये आपने मुझे क्या खिलाया? जिसे देखकर उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक औषधि थी जिससे तुम्हारी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएंगी।
लेकिन बाकी जख्मों के लिए तुम्हें माया के पास ही जाना होगा। उस औरत के मुंह से मैडम माया का नाम सुनकर अभ्यंत आश्चर्य में पड़ गया और पूछा, आप मैडम माया को कैसे जानती हैं? जिसे सुनकर उस औरत ने मुस्कुराते कहा, मैं यहाँ सबको जानती हूँ बच्चे, मेरी नजरों से कुछ नहीं छिपा, वो भी नहीं जिसे तुम छिपाने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर अभ्यंत बुरी तरह घबरा गया और अपने आप से कहा, कहीं ने मेरी सच्चाई तो पता नहीं चल गई, अगर ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा। फिर हकलाते पूछा, क्या पता चल गया आपको? जिस पर उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कि तुम कोई कमजोर अमजोर नहीं हो और ना ही नकारा हो जैसा तुम सबको बताते हो। उस औरत की बात सुनकर अभ्यंत की जान में जान आई और उसने अपने आप से कहा, चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है, इन्हें मेरी सच्चाई नहीं पता चली, वरना पता नहीं क्या होता। फिर सामने देखते हुए पूछा, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। जिसे सुनकर उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम में क्या रखा है बच्चे, इंसान अपने काम से पहचाना जाता है, वैसे भी अगली बार मिलोगे तो खुद ही जान जाओगे। ये बोल वो वहां से जाने लगी, लेकिन फिर मुड़कर बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, बच्चे ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे तुम्हारे सामने और भी बहुत सारे खतरे आने वाले हैं, जिसके लिए तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा और मुझे यकीन है तुम उन सभी खतरों से पार पालोगे, लेकिन फिर भी सावधान रहना। ये सुनकर अभ्यंत आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ पूछ पाता, वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई। वहीं अभ्यंत उसके कहे गए शब्दों के पीछे का मतलब समझने लगा कि आखिर वो किस खतरे की बात कर रही थी। आखिर किस खतरे की बात कर रही है ये बूढ़ी औरत और क्या होने वाला है आगे।